Good morning students, welcome to Gangotri Group of School. In my previous lecture, I have told you about work energy theorem in electrostatics. Today we will solve some problem on this topic. इस टॉपिक पर कुछ अच्छी प्रॉब्लम आज हम लगाएंगे। जैसे कि पहली प्रॉब्लम जो मेरे दिमाग में आ रही है वो क्या है, देखो इसी टाइप की एक प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको कराया था। मैं क्या करता हूं कि एक चार्ज प्लस क्यू को फिक्स कर देता हूं, ये फिक्स्ड है, इसको रोका हुआ है, बांधा हुआ है किसी चीज से ना, समझे, फिक्स किया हुआ है। अब इसके सामने यहां में प्लस क्यू को, इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है, रिलीज करता हूं। This charge is released. This charge is released. इसको रिलीज किया जाता है। अब आपको बताना है during the subsequent motion of plus q charge comment on the momentum of the given system and on the total energy of given system। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन, मोमेंटम will be conserved energy will not conserved। B option, momentum will energy will be conserved, momentum will not be conserved। C, momentum will be conserved, energy will not be conserved। Okay, energy will be conserved, momentum will not be conserved, nor neither momentum nor energy will be conserved। D, both will be conserved, both will be conserved। ये क्वेश्चन है। मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व्ड, एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व्ड, नाइदर मोमेंटम नॉर एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, बोथ विल बी कंजर्व्ड। ये अच्छा क्वेश्चन है। मैकेनिक्स इन्वॉल्व है इस प्रॉब्लम में। एक चार्ज फिक्स है, इसको फ्री छोड़ दिया जाता है, तो जो मोशन होगा उसके दौरान इन चार पॉइंट में कौन सही है। तो मैं थ्योरी जो आप जानते हैं उसको इसमें इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। पहले मोमेंटम के बारे में सोचते हैं। मोमेंटम कब कंजर्व होता है सिस्टम का?
हम जानते हैं एफ नेट एक्सटर्नल जो होता है वो होता है डेल्टा पी ऑफ सिस्टम डेल्टा टी। अगर सिस्टम पर एफ नेट एक्सटर्नल 0 हो जाए तो डेल्टा पी ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व, ये कंजर्व हो जाता है। तो क्या इस सिस्टम पर, सिस्टम कौन है, प्लस क्यू और स्मॉल प्लस क्यू, ये दोनों सिस्टम है, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, आप बोलोगे सर ग्रेविटी आएगा, ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करता, जी का इफेक्ट आप नहीं लेंगे, या आप ये मान लेंगे कि ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल टेबल पे अगर ये रखा होगा तो mg यदि लगेगा भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा नॉर्मल से, समझे ना। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे दोनों चार्ज रख दिए जाए, नीचे mg ऊपर n, तो n इस mg को कैंसिल आउट, इस ये n इस mg को कैंसिल आउट, तो mg का कोई इफेक्ट नहीं आएगा दोनों ही केस में, मैंने g को नेग्लेक्ट ही कर दिया है। तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है इस पर सिस्टम में, एक फोर्स कौन सा है कि ये इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगाएगा पीछे इधर, और ये इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगाएगा ऐसे, ये दोनों इनके इंटरनल फोर्स होंगे, ये इस पर इधर लगाएगा इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स, और ये इस पर इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। जैसे ही आप इसको छोड़ दोगे ये दौड़ना स्टार्ट कर देगा, क्लियर। तो अगर ये फिक्स है तो इसका मतलब इसको किसी ने पकड़ा हुआ है, अगर ये फिक्स है तो किसी ना किसी ने तो इस फोर्स को कैंसिल आउट किया होगा, जो कौन लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है। तो इसका मतलब जिस अरेंजमेंट से आपने इसको फिक्स किया हुआ है, इसको बांधा हुआ है किसी चीज के साथ, तो उसने इस पे फोर्स लगाया है, कितना, इतना, तभी तो ये रुका हुआ है। इसका मतलब सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट करता है, इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। मोमेंटम कंजर्व कब होता है सिस्टम का, टोटल मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व कब होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो लेकिन एक्सटर्नल फोर्स आता है उस पर, समझे। अदरवाइज ये फिक्स कैसे है, किसी ने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैंसिल आउट किया होगा, तभी तो ये चल नहीं रहा चार्ज, तभी तो ये फिक्स है। तो इसका मतलब मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व्ड, मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व्ड। अब मोमेंटम कंजर्व हुआ ये मुझे पता चला, तो अभी आंसर बी और डी हो सकता है, बोथ विल बी कंजर्व्ड, तो यानी डी भी अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें बी और डी दोनों सही हो सकते हैं, क्लियर। तो अब मुझे एनर्जी के बारे में सोचना पड़ेगा, एनर्जी, एनर्जी कब कंजर्व होती है, एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। वर्क डन बाय टोटल एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, समझे। दूसरी फॉर्म इसकी क्या होती है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, समझे। चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन काइनेटिक, दूसरी फॉर्म ये होती है। यहां नॉन कंजर्वेटिव, यहां आता है एफ एक्सटर्नल टोटल फोर्स। तो यदि वो टोटल एनर्जी की बात कर रहा है तो सिर्फ काइनेटिक की बात नहीं कर रहा है, पोटेंशियल की भी बात कर रहा है, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक ये टोटल एनर्जी है, समझ में ही बात। तो यदि मुझे टोटल एनर्जी पे कमेंट करना है, यदि मैं टोटल एनर्जी पे कमेंट करना चाहता हूं तो मैं इस अमाउंट पे कमेंट करूंगा कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसमें एग्जिस्ट करता है एक्सटर्नल, क्या वो कोई वर्क कर रहा है। आप बोलोगे हाँ एक्सटर्नल फोर्स है इस पर हिंज की वजह से, जिसके साथ इसको बांधा हुआ है, बिल्कुल है ये फोर्स। क्या वो फोर्स वर्क कर रहा है, इस पर भी फोर्स है लेकिन ये इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये फोर्स इन दोनों का इंटरनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स वो इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स इस पर लगा हुआ है हिंज की वजह से, समझ में आई बात। तो आप ये बताइए कि इस चार्ज पर जो फोर्स एक्सटर्नल आ रहा है क्या वो कोई वर्क कर रहा है, वो फोर्स नॉन जीरो है लेकिन उसका वर्क जीरो है, क्योंकि ये चार्ज मोशन में नहीं है, ये रुका हुआ है, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वो फोर्स कोई वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब ये अमाउंट क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब यहां क्या लिखा हुआ है, u फाइनल माइनस u इनिशियल प्लस k फाइनल माइनस k इनिशियल, ये जीरो आएगा। तो इस इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो, u फाइनल प्लस k फाइनल इज इक्वल टू u इनिशियल प्लस k इनिशियल,
ये आप लिख सकते हो, U फाइनल प्लस K फाइनल बराबर U इनिशियल प्लस K इनिशियल। इनिशियल टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी, यानी एनर्जी विल बी कंजर्व। तो इसका मतलब एनर्जी विल बी कंजर्व, मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व। आंसर आएगा ये आंसर आएगा। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करने का मन है मेरा, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूं और वो आपको होमवर्क दूंगा। ये एग्जाम्पल 2 अब मैं बनाने जा रहा हूं। एग्जाम्पल 2 चेंज क्या है कि अब ये चार्ज भी फ्री है, इसको भी क्या कर देता हूं, फ्री टू मूव इनिशियली क्या है, बस ये फ्री टू मूव है, नॉट इनिशियली, पूरे मोशन में फ्री है मूव करने के लिए। अब यदि इन दोनों को यहां से छोड़ दिया जाए, दोनों को पॉइंटर छोड़ दिया जाए, तो सब्सिक्वेंट मोशन ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ प्लस क्यू चार्ज, दोनों ही मोशन करेंगे आप, तो ये लिखना जरूरी है, प्लस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज कमेंट ऑन। अब ये सही हो जाएगा क्वेश्चन, ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ प्लस क्यू स्मॉल चार्ज एंड प्लस क्यू कैपिटल चार्ज, दोनों की मोशन के दौरान कमेंट ऑन द मोमेंटम ऑफ गिवन सिस्टम एंड ऑन द टोटल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम। क्लियर? ये आपका होमवर्क है, इसके बारे में आप सोचेंगे अच्छे से और आंसर मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस करेंगे या जूम क्लासेस में आप डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों? एक बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है, वो एक्चुअली मैं एनालॉजी क्रिएट करना चाहता हूं मैकेनिक्स के साथ। तो मैंने यहां 3 सिचुएशन बनाई है, आपको चीजें क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए मैंने यहां 3 चीजें एनालॉगस बनाई हैं। समझे? जैसे मैं बोलता हूं हमेशा कि कुछ भी चीज यहां ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट होगी, हमेशा इंटर रिलेशन होता है 11th से। अगर आप 12th में कोई अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, जैसे मैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क एनर्जी थ्योरम पे एक अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहता हूं, तो वो 11th के किस तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट रखता है वो मैं यहां बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं। आप जानते हैं ये एक ब्लॉक दूसरा ब्लॉक सेम मास, इनिशियली ये मास रुका हुआ है, इस मास को इस मास की ओर फेंक दिया जाता है, स्मूथ है, म्यू बराबर 0 है, हर बार फ्रिक्शन आप 0 ही लेंगे, फ्रिक्शन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसको उसकी ओर फेंक दिया जाता है, E बराबर 1 है, यानी कोई लॉस नहीं होता है, ये आपको बोल दिया। तो जब ये उससे टकराएगा, जब ये ब्लॉक उससे टकराएगा, तो टकराने के बाद फाइनल रिजल्ट आपको ये दिखाई देगा कि A वेलोसिटी A रखेगा जो इसकी वेलोसिटी C इनिशियल, और ये उसकी वेलोसिटी रखेगा 0, इंटरचेंज हो जाती है वेलोसिटी, B रुक जाएगा और A B की वेलोसिटी से चलने लगेगा। समझे? ये आप जानते हैं, कोलिजन में आपने ये पढ़ा है। फिर यहां ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, A B 2 आइडेंटिकल ब्लॉक हैं, A से सटाकर एक स्प्रिंग रखा हुआ है मैंने, जस्ट कॉन्टेक्ट में एक स्प्रिंग रखा हुआ है, ये अटैच्ड नहीं है, वेल्ड नहीं है इसके साथ, ये वेल्डेड नहीं है, जस्ट कॉन्टेक्ट में रखा हुआ है। क्लियर? यहां ये फ्री है। अब यहां से B को A वेलोसिटी की ओर प्रोजेक्ट किया जाता है, यहां भी फ्रिक्शन 0 है, तो ये A वेलोसिटी से जाएगा, स्प्रिंग से टकराएगा, और फिर इसके बाद स्प्रिंग कंप्रेस होने लगेगा, A आगे जाने लगेगा। समझे ना? ये चीजें मैंने आपको समझा रखी है। तो इस मोशन के दौरान क्या होता है, पहली फिगर आपको ये देखने को मिलती है कि एक इंस्टेंट ऐसा आता है कि इसकी वेलोसिटी घटते घटते और इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते, जैसे ही इससे टकराएगा इसकी वेलोसिटी घटना स्टार्ट होगी इसके फोर्स की वजह से, क्योंकि ये कंप्रेस होगा, और इसके कंप्रेशन की वजह से इस पे आगे फोर्स आएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगी। तो इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ती है और इसकी वेलोसिटी A से घटती है। एक इंस्टेंट आता है कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, इसकी बढ़ते बढ़ते और इसकी घटते घटते, तब हम कहते हैं स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन है। याद करें, मैं रिकॉल करा रहा हूं आपको ये चीजें। और फाइनली अब ये एक्सपेंड होना स्टार्ट होगा। अगर इसके में फाइनल रिजल्ट आपको बताता हूं, इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट, जब ये एक्सपेंड करने लगेगा तो पीछे वाला ब्लॉक रुक जाएगा फाइनल एक्सपेंड करने के बाद। समझना? कंप्लीटली जब ये अपना कंप्रेशन रिगेन करेगा, नेचुरल लेंथ गेन करेगा, ये नेचुरल लेंथ में आ जाएगा स्प्रिंग, B रुक जाएगा और A
बी वाली इनिशियल वेलोसिटी से आगे चल रहा होगा, क्योंकि यहां मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एनर्जी कंजर्व रहेगी, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है इसमें भी और इसमें भी। तो आप फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट देखें, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट, मोमेंटम कंजर्व, एनर्जी कंजर्व। समझे? आपको रिकॉल कराऊं, ये चीजें आप जानते हैं। इस वाली सेकंड वाली स्टेट में आप ये पाएंगे कि फाइनल स्टेज ये आएगी, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होगा, ये नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, और उस इंस्टेंट पे ए इसको छोड़ देगा, आगे जाने लगेगा, बी रुक जाएगा, बी की वेलोसिटी हो जाएगी 0। ये आप पाएंगे। अब यही चीजें जो आपने इन दोनों क्वेश्चंस में यूज किया है, जो प्रिंसिपल्स आपने इन दोनों क्वेश्चन में यूज किया है, जिस तरीके की थिंकिंग आपने इन दोनों क्वेश्चन में यूज किया है, अब वही थिंकिंग आपको यहां यूज करनी है। ये एक ब्लॉक मास m, ये दूसरा ब्लॉक मास n, सेम मास, इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे प्लस क्यू चार्ज। बी पहले इन्फिनाइट डिस्टेंस पे ले जाया जाता है, यानी इससे बहुत दूर है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, और वहां से ए की ओर प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। फ्रिक्शन 0 है, यहां भी म्यू बराबर 0 है, यहां भी म्यू बराबर 0 है। इन्फिनाइट से ए वेलोसिटी से ए की ओर, दूसरे वाले ब्लॉक की ओर प्रोजेक्ट किया जाता है, फेंका जाता है। तो अब आप इस क्वेश्चन की सब्सिक्वेंट मोशन में क्या क्या होगा, ये आपको इमेजिन करना है। समझे? आपको सोचना है कि अब क्या होगा। आप ये पाएंगे, अगर बड़े अच्छे से आप सोचेंगे, पहले आपको सोचना है, इसके बाद वीडियो पॉज करके आपको सोचना है कि क्या होगा, और फिर जो मैं बताने जा रहा हूं फिर अपने साथ मैच करना है, अपनी सोच के साथ ये चीज मैच करनी है जो मैं बताने जा रहा हूं। क्लियर? देखो क्या होगा। जब इसको मैं इसकी ओर फेंकूंगा तो इन्फिनाइट से थोड़ा सा आगे जाती है, जैसे ही ये इसकी रेंज में आएगा तो ये दोनों रिपल्सिव फोर्स फील करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे ही ये दोनों करेंगे। लेकिन ये कब फील करेगा? जब यहां कॉन्टेक्ट में आएगा। ये वाला ब्लॉक कब रिपल्सन पीछे की ओर, समझे ना, पीछे की ओर फोर्स कब फील करेगा? जब ये इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, तभी ये एक दूसरे को रिपल्सिव टाइप की फिनोमेना फील करेंगे, ये दोनों, जब ये कॉन्टेक्ट में आएगा स्प्रिंग के। लेकिन यहां इन दोनों के बीच कोई फिजिकल स्प्रिंग होने की जरूरत नहीं है, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना एक स्प्रिंग की तरीके से इन्हें रिपल्सन फील कराएगा, समझे ना। और वो इनफिनिट से थोड़ा सा आगे आते ही, समझे ना, मतलब जैसे ही रेंज में आएगा फील कराना स्टार्ट कर देगा। मतलब आप ये सोचोगे कि यहां एक स्प्रिंग है इनफिनिट लेंथ का, क्लियर, जो इन दोनों को हमेशा दूर रखना चाहता है। जैसे ही वो करीब आएगा उस पर रिपल्सन लगना स्टार्ट हो जाएगा, इस पर रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और इस पर रिपल्सन लगेगा तो उस पर भी रिपल्सन लगेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो आपको इस फिगर में ये ब्लॉक यहां कांटेक्ट करने के बाद दिखाई दिया, वही आपको t बराबर 0 से, यानी इनिशियल टाइमिंग से इसमें दिखाई देगा। इसमें आपको इमेजिन करने से पता चलेगा कि जो इस क्वेश्चन में भी यहां कांटेक्ट होने के बाद इस फिनोमिना में जो प्रक्रिया हो रही है, जो प्रोसेस हो रहा है, वो आपको यहां t बराबर 0 से होता हुआ फील होगा। वो क्या है कि इसमें इसकी वेलोसिटी घट रही थी, जैसे ही कांटेक्ट में आया उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। इसमें t बराबर 0 से इसकी वेलोसिटी, t बराबर 0 क्या है, जब इसको इन्फिनिट से फेंका गया है, जैसे ही आगे चलेगा इसकी वेलोसिटी घटने लगेगी और इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। समझे? एक समय ऐसा आएगा कि दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, उसकी बढ़ते बढ़ते इसकी घटते घटते। वही चीज आपको यहां दिखाई देगी। आप बोलोगे कि एक इंटरमीडिएट फेज ऐसी आएगी, स्टेट ऐसी आएगी कि दोनों ब्लॉक के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगी, प्लस क्यू ए मास एम प्लस क्यू बी मास एम, और इस वक्त इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम होगी और इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। समझे? यहां भी मोमेंटम कंजर्व होना जरूरी है। तो आप ये पाएंगे कि यहां भी a/2 ही आएगी वैल्यू, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होना जरूरी है। इनिशियल मोमेंटम कितना है? ये रुका हुआ है, इसकी वेलोसिटी इनिशियल a की वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी a है, तो इनिशियल मोमेंटम ma है। तो इस स्टेट में भी मोमेंटम क्या होना चाहिए? ma। तो ma/2 क्या आएगा? ma। तो इसलिए वेलोसिटी दोनों की a/2 होनी चाहिए, क्योंकि यहां भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इंटरनल फोर्स है इन दोनों के बीच। कौन सा?
रिपल्सिव फोर्स, वो इंटरनल फोर्स है। इस वक्त ये दोनों सेम वेलोसिटी से आगे जा रहे होंगे, जैसे इन दोनों के बीच इस वक्त रिपल्सिव फोर्स है। इस स्टेट में स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, यहां स्प्रिंग क्या है, कंप्रेस्ड। तो रिपल्सिव फोर्स है इस स्टेट में दोनों के बीच, वही यहां है। यहां बस आपको वो स्प्रिंग दिख नहीं रहा है, यहां स्प्रिंग जैसी फिनोमिना कौन क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फिनोमिना। अब इसके बाद अगर आपको यहां भी इस स्टेट में फाइनल स्टेट के बारे में पूछा जाए, क्वेश्चन थर्ड में फाइनल स्टेट के बारे में यदि आपसे पूछा जाए कि फाइनल स्टेट पे कमेंट करो, तो क्या बोलोगे आप कि ये बी रुक जाएगा ए वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से, ए वेलोसिटी से दौड़ रहा होगा। आई बात समझ में, बी रुक जाएगा क्योंकि बी पर कंटिन्यूअसली पीछे की ओर फोर्स रहेगा, उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो कम होते 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 कितनी कम हो जाएगी, 0, और इसकी बढ़ते बढ़ते कितनी हो सकती है, ए। तो फाइनल स्टेट पे आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। आप प्लीज इन तीनों को एनालॉजी में इमेजिन करें कि इन तीनों में क्या रिलेशन है, किस तरीके से क्या चीज इनमें कॉमन है। समझे, जैसे मैंने बोला यहाँ E बराबर 1 है, नो लॉस, तो यहां भी कोई लॉस नहीं है और यहां भी कोई लॉस नहीं है, क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। म्यू बराबर 0, म्यू बराबर 0, और यहाँ E बराबर 1, तो ये तीनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। समझे बच्चों, इसको बड़े अच्छे से आपको समझना है।